हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी पीआईपी सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जिसने अप्रैल मंथ के पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पहले के 4 पार्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज है हमारे रिलेटेड टू इंडिया स्टील प्रोग्राम 2025। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया स्टील प्रोग्राम 2025 कंडक्ट किया गया मुंबई में, जहां पे हमारे क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ओपनिंग स्पीच रखी है अपनी। तो उनकी जो स्पीच थी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या रखी कि इंडिया जो है वो एक सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है इन दी वर्ल्ड। तो यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड वो कौन है? हमारा चाइना। वो है हमारा चाइना। अब यहां पे उन्होंने दूसरी बात की हमारे नेशनल स्टील पॉलिसी के ऊपर। तो यहां से आपका नेशनल स्टील पॉलिसी के ऊपर भी डाटा आ सकता है। देखो नेशनल स्टील पॉलिसी जो है हमारी, उसका टारगेट क्या है? इंडिया 2030 तक लगभग 2030 तक लगभग 300 मिलियन टन ऑफ स्टील जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ये इंडिया का टारगेट है। और ये 300 मिलियन टन को बढ़ा के कर देगा 500 मिलियन टन बाय द ईयर 2047। तो ये आपके टारगेट के ऊपर सीधा सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का टारगेट कितना है 2030 तक स्टील प्रोड्यूस करने का अंडर नेशनल स्टील पॉलिसी, या 2047 तक इंडिया कितना टारगेट है स्टील प्रोडक्शन का। तो 2030 तक है आपका 300 मिलियन टन, 2047 तक है आपका 500 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पर कैपिटा स्टील यूसेज की बात करूं तो इंडिया इस टाइम पर कैपिटा स्टील यूसेज कितना कर रहा है? 98 किलोग्राम का। और ये बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा? 160 किलोग्राम बाय ईयर 2030। ठीक है। तो ये इंडिया का टारगेट है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जब हम स्टील प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमारा कोयले का काफी ज्यादा यूज होता है। कोल जो है, कोयला जिसको बोलते हैं हम, उसका काफी ज्यादा यूज होता है। तो पहले क्या होता है, देखो पहले हम यूज करते हैं कोयले का भी यूज नहीं करते, हम करते हैं कोक का यूज, जिसको हम क्या कहते हैं? कुकिंग कोल। अब ये कुकिंग कोल क्या होता है? बेसिकली आपका जो कोल है, ठीक है, कोयला जो होता है, इसको हम ऑक्सीजन के बिना हीट करते हैं, जिससे हम क्या कोयले को किस में ट्रांसफर कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं कोक में। अब ये जो कोक है ये यूज की जाती है आपकी स्टील प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे दिक्कत क्या थी? ये जो कोक है हम ज्यादातर क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे फॉरेन से। तो नेशनल स्टील पॉलिसी में एक पहलू ये भी है कि हम अपनी डिपेंडेंस जो है वो कोक पे कम करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? या तो हम कोक अपने इंडिया में ही बनाए, मतलब कोयले को ऑक्सीजन के बिना हीट करके फिर उसकी क्विंचिंग करके उसको कोक में कन्वर्ट करें और उसका यूज करें स्टील प्रोडक्शन में। या तो ये हम अपने इंडिया में करें, या तो फिर हम कोई अल्टरनेटिव मेथड यूज करें ताकि हमें क्या करना पड़े? कोक का इंपोर्ट जो है वो कम करना पड़े। तो यहाँ पे टारगेट कितना है? इंडिया जो है वो कोक का इंपोर्ट जो है 50% से कम कर देगी बाय ईयर 2031। ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड क्या निकाला उन्होंने? कोल गैसिफिकेशन का। अब यहाँ पे इन्होंने लॉन्च कर दिया नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन, जिसके तहत ये 100 मिलियन टन का क्या करेंगे? कोल गैसिफिकेशन करेंगे बाय ईयर 2030। और इसके लिए टोटल पैसे कितने इन्वेस्ट किए हैं? 8500 करोड़। अब कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? आपका जो कोल है, आपका कोल को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है? हमारी जो फ्यूल गैसेस हैं वो कन्वर्ट हो जाती है। कोयले को हम बेसिकली कन्वर्ट करते हैं फ्यूल गैस में, और ये फ्यूल गैस का यूज करते हैं फिर हम स्टील प्रोडक्शन में। तो देखो पहले क्या होता था, कोयले को हम विदाउट ऑक्सीजन हीट करेंगे ताकि उसमें से एयर है, मॉइस्चर है, ये सब निकल जाए और उसको कोक में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इस कोक का यूज करते हैं हम स्टील प्रोडक्शन में। फिर इस कोक का यूज करते थे स्टील प्रोडक्शन में। पर ये कोक क्या करना पड़ता था? हमें बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता था। तो इंपोर्ट का खर्चा कम कर सके हम, इंपोर्ट कम करवाएं, इसलिए इन्होंने क्या कहा? आपको कोक पे डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। और इसके दो ही मेथड हैं, या तो आप कोक इंडिया में खुद बनाएं या कोई अल्टरनेटिव मेथड ढूंढें। तो देखो कोक इंडिया में बनाना स्टार्ट भी कर दिया, ठीक है, ज्यादा मात्रा पे, पहले भी बनता था पर अब ज्यादा मात्रा पे। और साथ ही साथ अल्टरनेटिव मेथड यूज किया है, कौन सा? कोल गैसिफिकेशन का। तो कोल गैसिफिकेशन में क्या होता है? कोल को हीट किया जाता है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, और इससे क्या होती है? फ्यूल गैस कन्वर्ट कर दिया जाता है कोल को, और ये फ्यूल गैस यूज होती है आपकी स्टील प्रोडक्शन में। ठीक है। तो ये कोल गैसिफिकेशन मिशन का भी टारगेट याद रख लेना, 100 मिलियन टन। ठीक है। और साथ में बाय ईयर 2030, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 8500 करोड़ की। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारे रिलेटेड टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक।
ये हमारी पब्लिश की है किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा। और ये क्या देती है आपको, फोरकास्ट देती है जीडीपी ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट देती है। अब इसने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रेडिक्ट की है वो कितनी की है, अगर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करूं तो इंडिया लगभग 6.2% से ग्रो करेगा। और वहीं अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 26-27 की बात करूं तो इंडिया लगभग 6.3% से ग्रो करेगा। ये है इंडिया की जीडीपी का फोरकास्ट। और अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड जो है वो 2025 में लगभग 2.8% से ग्रो करेगा और 2026 में लगभग 3% से ग्रो करेगा। इंडिया के बाद जो सबसे बेस्ट इकोनॉमी रहेगी ग्रो करने वाली वो है आपकी चाइना, 4% से ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये बाकियों का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मेन है आपका लिए इंपॉर्टेंट इंडिया का। इंडिया की जो फॉरकास्ट की है आपकी आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, और इनके क्या है रिपोर्ट का नाम, द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो यहां से आपके देखो दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एक तो डाटा सिंपल सा खुद ही दे देगा क्वेश्चन में कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया ग्रो करेगा 6.2 से इन ईयर 2025। आपको ये बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो कौन पब्लिश करता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब आपको नाम दिए गए होंगे, उसमें से आपको राइट आंसर चूज करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको डबल टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला जो रिपोर्ट है उसका नाम क्या है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसको पब्लिश कौन करता है, हमारा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इन्होंने कितना प्रेडिक्ट किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, तो 2025 की बात करें तो 6.2% एंड 2026 की बात करें तो 6.3%। ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई चीज याद करनी है तो एक वर्ल्ड की याद कर लेना अगर करनी होगी तो, बाकी ये चाइना यूएसए की याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारे रिलेटेड टू कार्गो मूवमेंट ऑन इनलैंड वाटरवेज। तो इस साल जो है कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवेज के द्वारा कितनी की गई है, हमारी लगभग 145.5 मिलियन टन्स का कार्गो जो है वो हमने मूव किया है बाय यूजिंग इनलैंड वाटरवेज। और इंडिया का टारगेट क्या है, इंडिया का टारगेट है 2030 तक लगभग 200 मिलियन टन कार्गो हम मूव करेंगे बाय इनलैंड वाटरवेज एंड 2047 तक 2047 तक हम 500 मिलियन टन कार्गो मूव करेंगे बाय यूजिंग इनलैंड वाटरवेज। और इस मूव को मोटिवेट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमने एक स्कीम भी लॉन्च की हुई है। कौन सी, जलवाहक स्कीम। जलवाहक स्कीम ये हमने कितनी बार पढ़ ली है, ठीक है, जलवाहक स्कीम। टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है, 95.42 करोड़ का। और इसमें क्या है आपका 35% सब्सिडी दी जाएगी उन कार्गो शिप्स को जो यूज करेंगी नेशनल वाटरवे 1 का, नेशनल वाटरवे 2 का एंड नेशनल वाटरवे 16 का। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 किस पे, आपका गंगा पे, नेशनल वाटरवे 2 किस पे, आपका ब्रह्मपुत्र पे, एंड नेशनल वाटरवे 16 किस पे, आपका बराक रिवर पे। तो इनका यूज करेंगे, उनको 35% की सब्सिडी मिल जाएगी जितनी भी उनकी लागत आएगी कार्गो की मूवमेंट पे। अब यहाँ पे जो डाटा है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया ने काफी ज्यादा इंक्रीमेंट किया है कार्गो मूवमेंट का बाय यूजिंग इनलैंड वाटरवेज। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2013-14 की तो लगभग तब कितना था, 18.1 मिलियन टन जो है वो आपका कार्गो शिपमेंट होती थी। अब ये बढ़ के कितना हो गया आपका, ये बढ़ के हो गया है आपका कितना, 145.5 मिलियन टन। ये आपका डायरेक्ट है। फिर साथ ही साथ जो नेशनल वाटरवेज है उनमें भी इंक्रीज आया है। पहले हमारे सिर्फ 5 नेशनल वाटरवेज होते थे, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 111। और इस पे टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 6,434 करोड़ रुपीस की ये हमारी कॉस्ट आई है। और बाकी अगर बात रही आपके टारगेट की, तो टारगेट पक्का याद कर लेना। जैसे हमने स्टील में क्या पढ़ा था, स्टील वाले में हमने पढ़ा था 2030 और 2047। 2030 तक कितना था हमारा, 300 मिलियन टन, और 2047 तक 500 मिलियन टन। तो यहां पे अगर बात करें हम कार्गो की, तो कार्गो का क्या लक्ष्य है हमारा, 2030 तक हमारा 200 मिलियन टन, और 2047 तक 500 मिलियन टन। तो ये आपका याद रख लेना दोनों के केस में, स्टील के केस में भी और ये हमारे कार्गो मूवमेंट के केस में भी। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, 2030 का टारगेट पूछ सकता है, 2047 का भी टारगेट पूछ सकता है आपसे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारे रिलेटेड टू नेशनल पंचायती राज डे। जो हमारा नेशनल पंचायती राज डे है ये हर साल आपका बनाया जाता है कौन सी डेट को, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को।
और इस बारी क्या हुआ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है आपका नेशनल मल्टी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, और इसकी कीमत कितनी है, लगभग इसकी वर्थ है आपकी ₹13,480 करोड़ रुपीस, और ये कहाँ की है, आपका मधुबनी बिहार में। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस दिन 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे के दिन आपकी जो पंचायत हैं, ठीक है, उनको क्या किया गया, अवार्ड्स दिए गए स्पेशल कैटेगरी के तहत। तो ये स्पेशल कैटेगरी कौन कौन सी है, आपकी 3 स्पेशल कैटेगरी है। एक पंचायत वो जिसने क्लाइमेट के रिलेटेड काफी अच्छा काम किया है, तो उसे क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड दिया गया है। फिर दूसरा, जो आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है, वो पंचायत जो अपने खुद के रेवेन्यू के सोर्सेज डेवलप कर रही हैं, उनको क्या दिया गया, आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड। तीसरा अवार्ड है आपका पंचायत खिदमत निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार, और ये किस लिए दिया गया आपको, जो आपके पंचायत, जो आपकी पंचायत है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके जो जिन्होंने उनको बेस्ट ट्रेनिंग्स दी हैं, मॉडिफिकेशन करवाई हैं, उनके लिए दिया गया है आपका ये तीसरा पुरस्कार। तो यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं। अगर हम पहले अवार्ड की बात करें, क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड, तो रैंक 1 किसको मिला है, दावा एस ग्राम पंचायत गोंडा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। दूसरी आपकी बिरधाली ग्राम पंचायत हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। तीसरी आपकी मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार। तो ये आपका पहला अवार्ड। दूसरा अवार्ड के में आपको पहला रैंक दिया है माल ग्राम पंचायत रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। दूसरा हथबाड़ा ग्राम पंचायत मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। तीसरा है गोलापुड़ी ग्राम पंचायत कृष्ण डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। और अगर हम लास्ट अवार्ड की बात करें, पंचायत खिदमत निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार, तो पहला अवार्ड मिला है आपका केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन केरला। ठीक है, दूसरा मिला है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज उड़ीसा। तीसरा मिला आपको स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती एंड रूरल डेवलपमेंट असम। तो ये देखो, ये आपके ट्रेनिंग के लिए दिए गए हैं, जिन्होंने बेटर ट्रेनिंग दी गई है, उनको दिए गए हैं ये अवार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइज वाला है उसको क्या मिलेगा, आपको 1 करोड़ रुपए का अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा। सेकंड प्राइज वाले को 75 लाख का, और थर्ड प्राइज वाले को 50 लाख का। अब यहाँ पे जो स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है आपका, वो क्या है, जो नेशनल पंचायती राज डे है, ये स्टार्ट कब से किया गया सेलिब्रेट करना, तो ये स्टार्ट किया गया आपका ईयर 2010 से। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे आप हमारे कौन, मनमोहन सिंह जी। उन्होंने बोला था कि हम 24 अप्रैल को क्या बनाया करेंगे, नेशनल पंचायती राज डे। अब यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इंडिया में सबसे पहला स्टेट कौन सा है जिन्होंने पंचायती राज फंक्शन को अडॉप्ट किया था, जिन्होंने कहा था कि हमारे स्टेट में पंचायती राज सिस्टम चलेगा। तो सबसे पहला स्टेट इंडिया का कौन सा जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था, माना था, ठीक है, स्वीकारा था, वो कौन सा स्टेट है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट का नाम क्या है, हमारा द पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, और इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया, हमारा वर्ल्ड बैंक ने। अब इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, तो इनका बोलना है कि इंडिया ने पिछले 10 साल में लगभग 171 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। अब इनका क्राइटेरिया क्या है एक्सट्रीम पॉवर्टी नापने का, इनका मानना यह है, अगर एक व्यक्ति 2.15 यूएस डॉलर से कम कमाता है एक दिन का, तो वो किस कैटेगरी में आता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी में आता है। मतलब देखो, $1 लगभग 80 रुपए के आसपास है। मतलब अगर एक व्यक्ति लगभग दिन का 200 रुपया नहीं कमा रहा है, तो वो किस में आता है, आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी में आता है। तो इनका क्या बोलना है, इंडिया ने लगभग 171 मिलियन लोगों को पिछले 10 साल में पॉवर्टी से बाहर निकाला है। और पॉवर्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है कि उसको लगभग कितना है, 2.15 यूएस डॉलर जो है वो कमाने पड़ेंगे दिन के, इस इतना या इससे ज्यादा। अगर 2.15 डॉलर से कम कमा रहा है दिन का एक व्यक्ति, तो वो किस कैटेगरी में आता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी के कैटेगरी में आता है। और कितने लोगों को बाहर निकाला है इंडिया ने, लगभग 171 मिलियन लोगों को बाहर निकाला है। अब यहाँ पे पहले एक चीज का बड़ा अपवाद होता था कि अर्बन एरिया में जो है वो पॉवर्टी कम होती थी और रूरल एरिया में पॉवर्टी ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया में जो है वो आपको स्कोप ज्यादा मिलते हैं, पैसे कमाने के साधन ज्यादा हैं अर्बन एरिया में, शहरी जगहों पे पैसे कमाने के साधन ज्यादा होते हैं, और ग्रामीण एरिया में एक खेती बाड़ी का ही साधन होता है, बाकी साधन कम होते हैं। तो इसलिए क्या होता था, पहले गरीबी गांव में ज्यादा होती थी और शहरों में थोड़ी कम होती थी। अब वो क्राइटेरिया भी इन्होंने मिसमैच ही कर दिया, मतलब इसको गायब भी कर दिया। अब ज्यादा अंतर नहीं रहा शहर में और गांव में,
ठीक है। अब गरीबी उतना बड़ा डिफरेंस नहीं रहा शहरों में और गांव में, मतलब अब गांव में भी अच्छे एक्सपोजर मिल रहे हैं आपको पैसे कमाने के। तो अगर हम बात करें 2011-12 की, तो गांव में लगभग 18.4% लोग क्या थे, आपके एक्सट्रीम पॉवर्टी में आते थे, और शहरों में सिर्फ 10.7% पीपल आते थे आपके एक्सट्रीम पॉवर्टी में। अब ये सिनेरियो चेंज हो गया है। अब अगर बात करें हम 2022-23 की, तो गांव में सिर्फ 2.8% लोग जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आते हैं, और शहरों में 1.1% लोग जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बात की गई है, वो क्या है आपका आपका बात है यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर्स की। अब ये क्या है आपका, देखो एक तो ये पॉवर्टी जो है ये पैसों में नाप रहे हैं, 2.15 डॉलर दिन के कमाने पड़ेंगे तब आप एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आओगे। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर इंडेक्स क्या है आपका, बेसिकली इसमें आपके बहुत सारे सिनेरियोस इंक्लूड किए जा सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, एजुकेशन फैसिलिटीज हो गई, फिर आपकी मतलब रोड फैसिलिटी हो गई, ये सब आपके मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपके मेजर किए जाते हैं। इसमें सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, और सब साधनों की बात भी होती है कि आपको वो इजिली फेजिबल है कि नहीं है, अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं कि नहीं है, उन सब चीजों की बात की जाती है, और उसके हिसाब से गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। तो अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो इसमें भी काफी गिरावट आई है। 2005-6 में लगभग 53.8% जो आबादी थी वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से क्या थी, पुअर थी। अब ये घट के कितना हो गया, 15.5%। ठीक है, 15.5% लोग ही ऐसे रह गए हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक क्या है, पुअर है। ठीक है, तो इसमें आपके बहुत सारे क्राइटेरियाज आते हैं, एक एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर हो गया, रोड फैसिलिटीज हो गई, फिर आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज एप्लीकेबल हो गई, फिर आपकी पंचायत कैसी है, डेवलपमेंट कैसा, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब चीजें इसमें आती हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर इंडेक्स में। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी हमारी जो पॉवर्टी है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गई है। पर मेन यहाँ पे क्या है, कितने लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं, 171 मिलियन लोग। फिर रिपोर्ट का नाम क्या है, द पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, पब्लिश किसने की है, वर्ल्ड बैंक ने की है। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से एक व्यक्ति एक्सट्रीमली पॉवर्टी कैटेगरी में कब आता है, अगर वो दिन के 2.15 डॉलर कमाने में काबिल नहीं है। अगर वो दिन के 2.15 डॉलर से कम कमा रहा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और यहाँ पे जो इंडिया की पॉवर्टी है वो काफी ज्यादा डिक्रीज कर गई है। देखो ओवरऑल पॉवर्टी की बात करें तो इंडिया की 2011-12 में लगभग 16.2 लोग जो थे वो पॉवर्टी में आते थे, एक्सट्रीम पॉवर्टी में। अब ये घट के कितना रह गया, 2.3%। 2.3% में से भी अगर बात करें तो 2.8% जो है वो आपके रूरल में आते हैं, और 1.1% जो है वो आपके अर्बन में आते हैं, और टोटल इंडिया में कितने हो गए वो 2.3%। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी रिलेटेड टू म्युनिसिपल बॉन्ड। अगर आपको बॉन्ड के बारे में अलग से समझना है तो आपने कुछ नहीं करना है, हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे आपको मनी मार्केट की वीडियो मिल जाएगी, वहां पे हमने समझा हुआ है कि बॉन्ड वगैरह होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। बॉन्ड एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। इससे क्या होता है, जो कंपनीज हैं वो लोगों से पैसे उधार ले लेती हैं, बदले में उनको एक पेपर सा साइन करके दे देती है कि हाँ हमने पैसे आपसे उधार लिए हैं और आपको कुछ समय बाद पैसे वापस कर देंगे। तो उस पीस ऑफ पेपर को एक तरीके का क्या बोला जाता है, बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड का यूज करके पैसे उधार लेती है तो उसको क्या बोला जाता है, म्युनिसिपल बॉन्ड। और इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, वो क्या होता है आपका, मुन्नी बॉन्ड। इनको मुन्नी बॉन्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है गाजियाबाद इंडिया की फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गई है जिन्होंने क्या किया है, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया है, और इसकी मदद से इन्होंने कितने पैसे उधार लिए हैं, 150 करोड़ रुपीस उधार ले लिए हैं। अब इससे क्या करेंगे, एक टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखो दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला, और दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसको कभी भी आए ये क्वेश्चन अगर आए तो एकदम आराम से पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कैसे, पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, इंडिया का फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिन्होंने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया है वो कौन हो गया, हमारा गाजियाबाद। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिन्होंने म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया है ये कौन है, आपका इंदौर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। म्युनिसिपल बॉन्ड सबसे पहला इशू किसने किया है, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, और ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने इशू किया सबसे पहला, वो किया है गाजियाबाद ने। दोनों में अंतर क्या है, देखो जो म्युनिसिपल बॉन्ड से पैसा आएगा वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मर्जी है, वो उस पैसे को अपने म्युनिसिपल एरिया को डेवलप करने में लगाएगी, कुछ भी प्रोजेक्ट पे लगाएगी, फिर उससे एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड से जो पैसा आएगा
वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में लगा सकती है जिससे इन्वायरमेंट को कोई हानि ना हो, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे ही लगा सकती है वो पैसा, ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। इसलिए जो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड से पैसा आएगा वो सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे लगेगा। बाकी म्यूनिसिपल बॉन्ड से जो पैसा आएगा वो किसी मर्जी पे भी लगाओ, आप अपने एरिया की डेवलपमेंट में किसी मर्जी पे भी लगाओ, चाहे फिर उससे एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत नुकसान हो ना हो, वो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, दोनों बातें। नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, स्विगी इंस्टामार्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है। किस लिए? कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनको लिस्ट करे अपने स्विगी इंस्टामार्ट पे, ताकि उसकी रीच बढ़ सके, उसकी रीच बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू फिर उस प्रोडक्ट्स को देख पाएंगे और उसको ऑर्डर कर पाएंगे, उनको परचेज कर पाएंगे। तो इससे मार्केटिंग भी हो जाएगी, इजी डिलीवरी भी हो जाएगी और एक रेंज भी बढ़ जाएगी कस्टमर्स की, ठीक है। कस्टमर्स मतलब जो इनका जो प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, उनको क्या मिलेगा, लार्जर बेस मिल जाएगा, लार्जर कस्टमर बेस मिल जाएगा। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने किसके साथ एमओयू साइन किया है, स्विगी इंस्टामार्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट है फॉर कॉर्पोरेटिव डेयरी एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है आपका कैनिन फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, 78th कैनिन फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, कैनिन फिल्म फेस्टिवल ये होने वाला है आपका मई में होएगा, ठीक है, 12-15 मई के आसपास होएगा। तो यहाँ पे इंडिया की एक पिक्चर है जिसका नाम है अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले, इसको एंट्री मिली है, ठीक है, ये वहां पे दिखाई जाएगी, ठीक है। और एक स्टूडेंट फिल्म है, किसने बनाई है, किसके द्वारा बनाई गई है, SRFTI, सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। तो इसके प्रोड्यूसर का नाम, ठीक है, इसके राइटर डायरेक्टर का नाम और इसके लीड एक्टर का नाम, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिल्म का नाम क्या है, अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी बेस्ड ऑन भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2025। ये जो प्रोग्राम था, ये जो कंपटीशन था, ये कंडक्ट किसने करवाया, हमारा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, किसके साथ मिलके, स्टार्टअप इंडिया एंड स्ट्राइड वेंचर्स के साथ मिलके। अब इसके विनर कौन है, तो विनर है हमारे बॉयंसी प्लास्टिक फॉर चेंज रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड। और इनको अवार्ड क्या मिला है, देखो प्राइज तो मिला ही है, साथ ही साथ वेंचर जो ये स्ट्राइड वेंचर है, इन्होंने क्या बोला है, हम जो विनर है, कौन है विनर, ये हमारा बॉयंसी प्लास्टिक फॉर चेंज रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनके जो भी प्रोजेक्ट होंगे उसमें 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन, स्ट्राइड वेंचर, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपकी, ये इतनी खास भी नहीं है, ठीक है, पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। बाकी इनमें से ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दो जो न्यूज है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे आपका कब बनाया जाता है, 25 अप्रैल को। सबसे पहली बार कब बनाया गया था, 2008 में, और किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इस बार की जो थीम थी, थीम क्या थी आपकी, थीम इंपॉर्टेंट है, मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट, ठीक है। तो ये आपकी थीम है इस बार की। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इंडिया का टारगेट क्या है, इंडिया का टारगेट क्या है, इंडिया को मलेरिया फ्री बनाना है, कब तक, बाय ईयर 2030, टू एलिमिनेट मलेरिया फ्रॉम इंडिया बाय ईयर 2030। तो ये टारगेट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज है आपकी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपकी, इंडिया का एक और टारगेट है कि बाय ईयर 2026 हम इंडिया में से क्या एलिमिनेट कर देंगे, मीजल्स एंड रूबेला, ठीक है, मीजल्स एंड रूबेला का प्रॉपर एलिमिनेशन कर देंगे हम बाय ईयर 2026। अब ये मीजल एंड रूबेला एक बीमारी जो है ये वायरस के थ्रू होती है, ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज है, मतलब हवा के थ्रू फैलती है और वायरस की वजह से होती है। और ये ज्यादातर किसमें होती है, छोटे बच्चों में, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये बीमारी ज्यादातर होती है। तो इसको भी इंडिया में से प्रॉपरली एलिमिनेट कर देंगे बाय ईयर 2026। तो ये चीज इंपॉर्टेंट रखना, मलेरिया के लिए क्या है ईयर 2030 एंड मीजल्स एंड रूबेला के लिए क्या है ईयर 2026, ठीक है। तो ये था इस बार का पीआईबी, बहुत जल्द आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।